गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ने का जरूरत क्यों है, पहला क्वेश्चन। तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नील बोहर एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक आ गया था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। वो ड्रॉबैक आया किसके कारण था? हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण, जिसके अनुसार क्या कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन नील बोहर के अकॉर्डिंग हम दोनों चीज कर सकते हैं। उसका हम रेडियस भी निकाल रहे थे, रेडियस निकालना यानी कि पोजीशन निकाल देना। हम वेलोसिटी निकाल पा रहे थे इलेक्ट्रॉन का, यानी कि उसका मोमेंटम भी। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया। दूसरा जो साइंटिस्ट था जिसके कारण जो ड्रॉबैक आया, वो कोई और नहीं बल्कि डी ब्रोगली था। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कोई भी मैक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल जो है ना, वो डुअल बिहेवियर शो करता है, वो डुअल नेचर कंटेन करता है। जैसे कि लाइट भी डुअल बिहेवियर दिखाता है, वो पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, वो वेव नेचर भी दिखाता है। पार्टिकल नेचर कौन प्रूव किया उसका? वो था मैक्स प्लैंक। और डुअल नेचर कौन बताया? और वेव नेचर कौन बताया? वेव नेचर बताया मैक्सवेल। तो उसी तरह जितने भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हैं, सभी के सभी डुअल नेचर कंटेन करते हैं। बट नील बोहर के अकॉर्डिंग क्या है? नील बोहर के अकॉर्डिंग जितने भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या पार्टिकल है? वो सीधा पार्टिकल है। वो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग गया था, बट एक्चुअली में वो डुअल बिहेवियर शो करते हैं। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स जो मेजर पॉइंट था नील बोहर का मॉडल का डिस्प्रूव होने का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब चूंकि क्यों पढ़ेंगे मालूम चल गया, क्योंकि उसका बोहर मॉडल खत्म हो गया। अब पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए आपका माइंड में कि ये क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, क्योंकि मॉडल ऑफ एटम तो मालूम है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या, ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? ओके, तो व्हाई एंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स हम ये जानेंगे। एक्चुअली में ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या और क्यों है। तो बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विथ बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यह ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, उसका बिहेवियर को डील करते हैं। लाइक कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हो, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे मूव करता है, कैसे कोई भी स्कोपिक वेव दिखाता है। सो यही सब चीज़ पे हम लोग वर्क करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गया? तो ये क्या है, समझ में तो आ गया कि ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर हम लोग डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। बट ये क्यों है? दी अनदर क्वेश्चन इज व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये इसलिए है क्योंकि बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जब नील बोहर का मॉडल बर्बाद हुआ, डिस्प्रूव हो गया, तो क्लासिकल फिजिक्स जैसे कि न्यूटन्स लॉ वगैरह वगैरह अप्लाई किया गया इस पे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। तो देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब जितने भी क्लासिकल फिजिक्स थे सब अनएप्लीकेबल थे, वो लग ही नहीं रहा था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। तो इसीलिए नया मैकेनिक्स लाया गया जिसका नाम रखा इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, माइक्रो यानी कि बड़ा वाला पार्टिकल के लिए, अब माइक्रो यानी कि सबसे छोटा वाला पार्टिकल। तो छोटा वाला पार्टिकल के लिए कौन? क्वांटम मैकेनिक्स। बड़ा वाला पार्टिकल के कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, समझ में आ गया व्हाई एंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम लोग चलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है, मॉडल ऑफ एटम जो उसके द्वारा निकला, उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडल ऑफ एटम बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो पहला जो स्टेटमेंट था मॉडल ऑफ एटम के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, वो क्या था? देखिए, नील बोहर के अकॉर्डिंग क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस की चारों ओर, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है। लेकिन किस में करता है? फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है। बट ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है, यस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, दैट गुड। but not in fixed orbit, actually electrons revolves around the nucleus of 3D space, यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करता, वो रेंडमली कहीं भी मूव कर सकता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस का 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता, और उस ऑर्बिट के एनर्जी कुछ फिक्स नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट में यही था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में, कोई फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट में क्या था? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा ना, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग?
भाई उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, यही सब एनर्जी होगा ना। तो उसका जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, क्वेंटाइज्ड होगा। क्वेंटाइज्ड होने का मतलब, क्वेंटाइज्ड होने का मतलब फिक्स अमाउंट में, ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी एनर्जी को वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, कुछ पार्टिकुलर एनर्जी को ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, क्वेंटाइज्ड है, मतलब कुछ पार्टिकुलर एनर्जी को ही वो गेन और लॉस कर सकता है, सभी एनर्जी को गेन और लॉस नहीं कर सकता। तीसरा बात क्या है, तीसरा बात यह है कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कांट बी डिटरमाइंड सिमल्टेनियसली, यानी कि हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकते। वी कांट फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग ना तो उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। यही बात बोला था हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, कभी भी कुछ भी हो जाए, कितनों बड़ा चीज हो जाए, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है ना, उसका मोमेंटम और पोजीशन एक साथ हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये था तीसरा स्टेटमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा स्टेटमेंट क्या है इसका। और चौथा जो स्टेटमेंट था वो कुछ और नहीं, ये जो दिख रहा है त्रिशूल टाइप चीज, इसको कुछ और नहीं जाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाय, चाय नहीं, जाय, जाय। वैसे ये जाय को कुछ और नहीं वेव फंक्शन बोला जाता है, तो जाय ही वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। व्हेनेवर एन electron is described by a wave function we say that the electron occupy that orbital। यानी कि ये जो जा है ना, जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं प्यार से, ये कुछ और नहीं बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं हम लोग कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो समझ जाओ जिस वेव फंक्शन के द्वारा हमको ये नॉलेज मिला कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन मिला है, वो इलेक्ट्रॉन उसी एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो जा है वो कुछ और थोड़ी ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो है, तो उसी एटॉमिक ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। आया समझ। पांचवा जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, कुछ खास नहीं, नॉर्मल सा ही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू j स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है ना किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, एटम का इस वाले पॉइंट पे हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये मोड, ये जाय का मोड का स्क्वायर है, मोड ऑफ जाय स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोले, मोड ऑफ जाय स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी पॉइंट पे। और ये जो मोड ऑफ जाय स्क्वायर है ना, इसको कुछ और नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये हरदम पॉजिटिव वैल्यू देता है, और इसका जो वैल्यू आता है वो हरदम कैसा आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। समझ में आया पहला पांचवा स्टेटमेंट समझ में आया। एक बार वो रिपीट कर देते हैं। The probability of finding an electron at a point within an atom। एटम के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को खोजने का संभावना देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, j स्क्वायर का मोड के बराबर, मोड ऑफ j स्क्वायर के बराबर। अब यार j का मोड ले लो उसके बाद स्क्वायर लगाओ, या फिर j स्क्वायर का मोड ले लो, तो बात बराबर आता है, तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो j स्क्वायर मोड है ना, j स्क्वायर मोड या फिर मोड j स्क्वायर जो बोल दो, वो कुछ और नहीं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसका वैल्यू हरदम पॉजिटिव ही आता है। सिंपल बात है यार, मोड का वैल्यू आज तक नेगेटिव आया है, हमने तो नहीं देखा। मोड कहीं भी कोई भी चीज में मोड लगा तो उसका वैल्यू हरदम पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। तो j स्क्वायर का अब क्या आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये पांचवा स्टेटमेंट था। अब हम लोग बात करेंगे छठा स्टेटमेंट पे। तो छठा स्टेटमेंट जो है वो कुछ और नहीं, यही है। क्या है, इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनिट एनर्जी, एन ऑर्बिटल कांट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितने भी ऑर्बिटल होंगे, अब ये ऑर्बिटल क्या था, वेव फंक्शन को ही ऑर्बिटल बोल रहे थे, जाय को ही ऑर्बिटल बोल रहे थे, तो ये जितने भी ऑर्बिटल होंगे सभी का जो एनर्जी होगा ना वो डिफाइन होगा, वो फिनिट होगा। क्या होगा, रेंडमली कोई एनर्जी नहीं होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ऑर्बिटल को होगा। और हर एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, हर एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। अब ये अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, ये बात कब पता चलेगा, ये मालूम चलेगा तब जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता, अगर 2 है तो सही है,
एक है तो भी सही है, क्योंकि मैक्सिमम 2 रह सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि एक नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, अगर 3 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहने के लिए एनर्जी ही नहीं है उसके पास। डिफाइन है एनर्जी भैया कि तू 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और ये बात कोई और नहीं, प्यूलिंग्स ने अपना एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में दिया। अब ये प्यूलिंग्स क्या है, तो प्यूलिंग्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बाद। अभी बस जान रहे हैं क्या है इसका। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स सॉरी क्वांटम मॉडल है ना एटम का, इसमें क्या क्या बात है वो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। उसके बाद डिटेल में इसको जानेंगे, जस्ट वेट। और सातवां और आखिरी स्टेटमेंट क्या है कि जब कभी भी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का बात हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि ऐसा एटम जिसके अंदर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम वो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 3 से अधिक हो वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कहलाएगा। तो जब भी बात आएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना फिलिंग किया जाएगा वेरियस ऑर्बिटल में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता जाएगा उस ऑर्बिटल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, तो आगे बढ़ने पे एनर्जी लेवल जो है ना ऑर्बिटल का बढ़ते जा रहा है। एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम हो, उसके बाद उससे बड़ा वाला का, उसके बाद उससे भी बड़ा वाला, उसके बाद उससे भी बड़ा वाला। आया समझ में? नहीं आया? एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे। उसके बाद कितना बच गया, 1 2 3 4, 4 में दे दिए, अभी और 2 बचा, तब यहाँ पर तब यहाँ पर देंगे। ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये कोई और नहीं, अबाव रूल है, अफबाव रूल है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर क्वांटम नंबर। अब हम लोग जानेंगे ये जो था, ये जितना भी स्टेटमेंट था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का, ये आया कहाँ से? ऐसे रेंडमली आया हम लोग बोल दिया, ऐसा बात थोड़ी है। इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है। तो बेसिकली ये जो अभी हमने सातों स्टेटमेंट देखा, ये पूरा रिजल्ट का कंक्लूजन है। बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारा इक्वेशन आया, उसको सॉल्व किया गया, बहुत सारा साइंटिस्ट का हाथ है ये 7 स्टेटमेंट देने में। तो ये सब हम तो डायरेक्टली रिजल्ट देख लिया कि ये 7 स्टेटमेंट है भैया, बात खत्म। लेकिन ये सातों स्टेटमेंट के पीछे कितना वर्क है उसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया कैसे वो जानेंगे। मॉडल तो देख लिया ऐसा कुछ दिखता है। अब इससे पीछे जाते हैं कि कैसे आया ये। तो सबसे पहले जैसे नील बोहर का एटॉमिक मॉडल खत्म हुआ था, ड्रॉबैक आया था उसका, तो वहाँ पे पहले ड्रॉबैक आने के बाद 2 बात हमको मालूम चल गया था। पहला बात कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो डुअल बिहेवियर रखते हैं। दूसरा बात, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का हम लोग पोजिशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। ये 2 बात मालूम था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो कोई और नहीं, इरविन शॉर्डिंगर थे। इरविन शॉर्डिंगर, इन्होंने एक वेव फंक्शन दिया। इरविन शॉर्डिंगर ने एक इक्वेशन दिया, कुछ ऐसा दिखता था। इसको पढ़ के बताते हैं। डी स्क्वायर जाय बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर जाय बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाय बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस बी जाय अपॉन एच न्यू एच एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा बड़ा सा डरावना सा इक्वेशन था। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा। पहले जान लेते ये इक्वेशन के बारे में, कुछ बात जान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जितना भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं, पोजीशन है 3D स्पेस में। ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो 3D स्पेस होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो वही है एक्स वाई जेड। और ये जो जा है ये कुछ और नहीं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। ई कुछ और नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भी कुछ और नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। एन कुछ और नहीं, प्लैंक कांस्टेंट है, एच एन नहीं, ये क्या है, ये है एच। एच कुछ और नहीं, प्लैंक कांस्टेंट है। एम कुछ और नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ बेसिक बात जान ली इक्वेशन के बारे में। अब बात करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत सारा सोल्यूशन निकलेगा, बहुत सारा। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गॉट लॉट्स ऑफ सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन हमको मिलेगा। बट हर एक सोल्यूशन ना हमारे काम की नहीं है। हर एक सोल्यूशन हमारे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है भैया? मेरा काम क्या, हमारा काम है ये पता करना कि एटम के अंदर कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कहाँ नहीं है।
अगर पता चलेगा ना कि हाँ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग मॉडल देख पाएंगे ना हम लोग। तो बेसिकली हमारा काम है फाइंड करना इलेक्ट्रॉन को। तो हर एक सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का वो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन का, कुछ गिनल चुनल सोल्यूशन ही हमको दे पाएगा। और वो जो सोल्यूशन होगा जो हमको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन देगा, वो कुछ फीचर्स कंटेन करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गॉट लॉट्स ऑफ सोल्यूशन बट ऑल सोल्यूशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग। वही बात जो हम बोले, हर एक सोल्यूशन हमारे लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा, कुछ करेगा। टू सेलेक्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल सोल्यूशन, अब कुछ यूजफुल सोल्यूशन ही हमको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में हेल्प करेगा। और वो जो सिलेक्टिव क्या कहता है सोल्यूशंस होगा, उसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे वो गिनल चुनल सोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे, तो वो ये कुछ प्रॉपर्टी कंटेन करेगा। अगर ये जितना भी है 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये जिसमें भी दिख गया, जिस सोल्यूशन में ये 4 प्रॉपर्टी दिख गया, समझ जाएंगे वो सोल्यूशन हमारे काम का है, वो सोल्यूशन हमारे काम का है। अदरवाइज कोई भी सोल्यूशन है वो हमारे काम का नहीं है। किसका सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। वो जो वेव इक्वेशन बड़ा सा दिखा था डरावना, उसको सॉल्व करने पे बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, बट कुछ ही सिलेक्टिव सोल्यूशन हमको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में हेल्प करेगा। और वो जो सिलेक्टिव सोल्यूशन होगा ना, वो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी कंटेन करेगा। क्या है देखिए, जाय जो है ना उसका जाय मस्ट बी कंटिन्यूअस, उसका जो वेव फंक्शन होगा वो हरदम कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस यानी कि बिना रुके, जैसे देखिए पेन स्टार्ट किए फिर एंड किए, तो कहीं पर रुके थे? नहीं रुके थे ना, तो ये हुआ कंटिन्यूअस। अगर रुक रुक के करते तो ये हो जाता डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस। आया समझ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब? ठीक है। दूसरा, जाय मस्ट बी फिनिट, ये जो वैल्यू है ना ये फिनिट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं। जैसे 5 क्या फिनिट वैल्यू है? हाँ, लेकिन 0.2222 ये क्या हो गया, ये इनफिनाइट वैल्यू है। तो जाय का वैल्यू क्या होना चाहिए? मस्ट बी फिनिट, फिनिट वैल्यू होना चाहिए, इन्फिनिट वैल्यू काम नहीं चलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? जाय मस्ट बी सिंगल वैल्यू। अब ये जो जाय का जो वैल्यू आएगा ना, वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं डबल। 22 ना, नहीं चलेगा, डबल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड, जैसे कि 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 5 6 7, मतलब सिंगल वैल्यूड आंसर चलेगा, डबल वैल्यूड आंसर नहीं चलेगा। और आखिरी क्या है कि जाय का जो मोड का स्क्वायर होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि जाय का जो मोड का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी कंटेन होना चाहिए। तो ये चारों प्रॉपर्टी जिस सोल्यूशन में है, वो सोल्यूशन हमारा काम का है। वो सोल्यूशन हमको बताएगा कि हाँ भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर। हाँ सही बोले आप, क्वांटम नंबर का अब बात होगा। तो बेसिकली ये क्वांटम नंबर है क्या? अरे कुछ नहीं है, अरे वही जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था ना, उसको सॉल्व किए, अजीब गरीब आंसर सब आया, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टिव नंबर्स ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्वांटम नंबर बोलेंगे। नहीं समझे? अरे ढेर सारा सोल्यूशन आया, उसमें से कुछ सोल्यूशन ना ये चारों प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा था, तो हम अभी भी बताए जो सोल्यूशन ये प्रॉपर्टी कंटेन करेगा वो हमारा काम का होगा। तो वही सोल्यूशन का सेट बना लिए, एक वही सोल्यूशंस का, वही हमारे यूजफुल सोल्यूशंस का एक सेट बना लिए। उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या है क्वांटम नंबर? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये वही 4 नंबर का सेट है जो कि हम लोग को इंफॉर्मेशन बताता है कि हाँ भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बस। तो चलिए एक एक करके जानते हैं एक्चुअली में क्वांटम नंबर होता क्या है। तो पहला जो क्वांटम नंबर है वो कुछ और नहीं बल्कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको छोटा वाला एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या जिससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटा वाला एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया। दूसरी बात, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का साइज के बारे में बताता है, ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ऑर्बिटल यानी कि वही डब्बा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका साइज बता देता है, भैया इतना बड़ा डब्बा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, पहली बात। नहीं, एग्जांपल से समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एन क्या बोले, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लीजिए एन 1 2 3 4, एन का नंबर बढ़ते जा रहा है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ है। उसके बाद ये देखिए, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइज ऑफ ऑर्बिटल तो बताता ही है, साथ में किस सेल में वो ऑर्बिटल है वो भी बता देता है। एक बात याद रखिएगा एकदम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बहुत अजीब प्राणी है।
ये नॉर्मली कहीं नहीं रहता, इसका कुछ थ्योरी है, कुछ रूल रेगुलेशन है उसका। बहुत खतरनाक आदमी। सबसे पहले ये कोई एक पार्टिकुलर सेल में रहता है, ये डब्बा देख रही है गोला जो बना है, ये कुछ नहीं सेल है। उस सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ रूल है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको ऑर्बिटल का ऑर्बिटल का साइज बताता है कि कितना बड़ा ऑर्बिटल है, साथ में सेल का नंबर बता देता है कि कौन सा नंबर सेल में, 1 नंबर सेल में है कि 2 नंबर सेल में है कि 3 में कि 4 में है। ये नंबर ऑफ सेल भी बताता है और साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। ये एक फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल। किसी भी सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा ये हम निकाल सकते हैं n² के हेल्प से। जैसे कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 यानी कि वो k सेल में है, n का वैल्यू अगर 2 है तो यानी कि l सेल में है, n का वैल्यू 3 है यानी कि m सेल में है, n का वैल्यू 4 है यानी कि n सेल में है। वही KLMN याद है ना, नील बोर वाला सेल, वही सेल है। अगर n का वैल्यू 1 आए तो k, 2 आए तो l, 3 आए तो m, 4 आए तो n। तो ये हो गया हमारा सेल नंबर। अब k सेल में यानी कि फर्स्ट नंबर सेल में, तो फर्स्ट नंबर सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, तो बस n का स्क्वायर कर देंगे, तो n का वैल्यू क्या था 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर सेकेंड सेल में है तो सेकेंड में कितना ऑर्बिटल होगा, बस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। थर्ड सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 3 का स्क्वायर 9। फोर्थ सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 4 का स्क्वायर 16। तो इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सेल में कितना ऑर्बिटल है। जैसे फर्स्ट सेल के सेल में 1 ऑर्बिटल, एल सेल में 4 ऑर्बिटल, एम सेल में 9 ऑर्बिटल, एन सेल में 16 ऑर्बिटल। ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, बस कुछ नहीं करना, सेल नंबर को स्क्वायर कर दो, जिस नंबर सेल में है ना उसका स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो हमने देख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वांटम नंबर पे, जो कुछ और नहीं एजीमुथल क्वांटम नंबर है। सो सेकंड क्वांटम नंबर कुछ और नहीं बल्कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर का 2 और नाम है, अनदर नेम इसका क्या है, सबसेडरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को प्यार से सबसेडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। 3 नाम है बेचारा को, जिस नाम से आपका मन करे उस नाम से पुकार लीजिए। अब ये जो है ना, ये हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था साइज ऑफ ऑर्बिटल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। साइज तो पता है इतना बड़ा इतना बड़ा, लेकिन उसका शेप कैसा है, हो सकता है सर्कुलर शेप हो सकता है क्यूबिकल शेप हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है स्क्वायरल शेप हो। तो शेप कैसा है, साइज तो पता है, छोटा स्क्वायर भी हो सकता है, बड़ा स्क्वायर भी हो सकता है, छोटा रेक्टेंगल भी हो सकता है, बड़ा रेक्टेंगल भी हो सकता है। साइज तो पता चल जाएगा, लेकिन शेप कैसा है भैया, तो वो शेप के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, जिसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद ये नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू सेल। हाँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल तो बताता ही है, साथ में सबसेल के बारे में भी बताता है। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल तो बताता था, साथ में कौन सा सेल में है वो भी बता देता था, साथ में कौन सा सेल में है वो ऑर्बिटल वो भी बता देता था। उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल तो बताएगा कि किस शेप का वो ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घुसल है, साथ में ये बता देगा कि कौन सा सबसेल में है वो, कौन सा सबसेल में वो ऑर्बिटल है जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन है वो भी ये बता देगा। यानी कि ये शेप और सबसेल दोनों बताएगा। आया समझ, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ सबसेल, एक सेल के अंदर कितना सबसेल होता है, तो वो कुछ और नहीं n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, n। यानी कि जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना नंबर ऑफ सबसेल होगा। अगर चौथा सेल का बात करें तो 4 सबसेल होगा उसके अंदर, 5वां सेल का बात करें तो 5 सबसेल होगा उसके अंदर, 6वां सेल का बात करें तो 6 सबसेल होगा। यानी कि जिस नंबर का सेल का बात करेंगे उसके अंदर उतना ही सबसेल होगा। समझ में आया, हाँ चलिए देखिए, फालतू बात है। जैसे मान लेते हैं मेरा एन का नंबर 1, एन का नंबर 1 यानी कि सेल नंबर 1, सेल नंबर 1 का नाम क्या है के। एन का नंबर 2 यानी कि सेल का नाम एल। तो एन नंबर 1 यानी कि सेल का नाम क्या है के। तो के सेल में कितना सबसेल होगा, 1। फिर एल सेल में कितना सबसेल होगा, 2। एम सेल में कितना सबसेल होगा, 3। एन में कितना होगा, 4। यानी कि जितना नंबर ऑफ सेल का बात करेंगे उसके अंदर उतना नंबर ऑफ सबसेल होगा। आया समझ,
अच्छी बात है। अब ये तो हमको पता चल गया सब सेल के बारे में कि भैया इसके अंदर एक तो सब सेल होगा, ठीक है, लेकिन वो एक सब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, तो वो रिप्रेजेंट बताएगा एल। जब भी एक सब सेल आएगा, देखिए सब सेल को लिखने का जो तरीका है ना वो कुछ और नहीं बस ऐसा है, एल इजकल टू 0 से लेकर n-1 ऐसे लिखना है। जैसे n-1 यानी कि जिस भी सेल का बात कर रहे हैं उसमें से एक घटा दीजिए वहां तक का नंबर, जैसे कि 1 है तो 0 से, तो 0 में कट गया, एक को लिखा गया, एल यानी कि 2 नंबर सेल का बात करेंगे तो 0 से लेकर n-1 तक करना है, तो 0 n-1 यानी कि 1, 0 n-1, n क्या है मेरा 2, 2 में से एक गया 1, 0 और 1 ये हो गया इसका सब सेल। फिर 3 में देखते हैं हम लोग, m यानी कि 3, इसके अंदर कितना सब सेल है, 3 सब सेल है, तो n नंबर कितना है 3, तो बस 0 से लेकर n-1 करना है, तो 0 फिर 1 उसके बाद n-1, 3-1 क्या हो जाएगा 2, तो 0 1 2 1 2 3 3 2 हुआ। उसके बाद चौथा नंबर का देख लेते हैं, तो वही रूल 0 से लेकर n-1, तो 0 1 2 3 1 2 3 4 4 पुर गया। तो बस यही एक तरीका है सब सेल को लिखने का। एक और बात फालतू बात है जान लीजिए, बट जब भी आपको एल का वैल्यू 0 दिखे, एल का वैल्यू क्या दिखे 0, तो समझिएगा एस सब सेल का बात हो रहा है, 1 दिखे तो पी सब सेल का बात हो रहा है, 2 दिखे तो डी का बात हो रहा है, 3 दिखे तो एफ का बात हो रहा है। आया समझ, ऑब्वियसली आ गया होगा, ठीक है। वैसे इसका नाम भी जान सकते हैं, एस मतलब क्या, पी मतलब क्या, डी मतलब क्या, जानना जरूरी है, मतलब है तो बता देंगे। एस का मतलब होता है आपको सुट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब पता नहीं, बस इतना ही पता था बता दिए। अब देख लेते हैं हम लोग, ये तो बता दिए नंबर ऑफ सब सेल के बारे में बताया, यहाँ पर बोले ना कि ये सब सेल के बारे में ही बताता है तो बता दिए, सेल सब सेल और सब सेल का नाम उसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल का बात करेंगे। जब भी एस सब सेल में जो उसका शेप होगा वो स्पेरिकल शेप होगा, एक गोला, टी यानी कि डंबल, ये दूर देख रहा है डंबल टाइप चीज, डी डबल डंबल ऐसे रख दो, एफ कॉम्प्लेक्स शेप कैसनो हो सकता है वो पता नहीं, लेकिन एस जब भी होगा तो स्पेरिकल होगा गोल गेंद जैसा, पी डंबल, अरे डंबल जो उठाते हैं हम लोग बॉडी बनाने के लिए, डी डबल डंबल, डबल डंबल को ऐसे रख दो, एफ कॉम्प्लेक्स शेप है और इससे आगे हमको पूछा जाता नहीं है तो जान के क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरा क्वांटम नंबर का। तीसरा क्वांटम नंबर कुछ और नहीं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़का वाला एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है भैया, अभी तक हम क्या जान गए, सेल के बारे में जान गए, सब सेल के बारे में भी जान गए, शेप ऑफ सब सेल शेप ऑफ ऑर्बिटल भी जान गए, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी जान गए। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कि भैया किसी भी सेल के अंदर कितना सब सेल होता है, ये तो पता चल गया, जितना नंबर ऑफ सेल है उतना नंबर ऑफ सब सेल होगा, ये बात मालूम है। और किसी भी सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा ये नहीं मालूम हमको, ये हमें नहीं मालूम। तो आज हम वही देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो सकता है, किसी भी सब सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। अभी क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल या फिर इन अ सब सेल, किसी भी सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा वो बताता है हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये कैसे निकाला गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नॉलेज कैसे हुआ हमको, कैसे पता चला कि हाँ भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो ये एक्सप्लेन किया गया जीमन इफेक्ट से। कौन इफेक्ट से, जीमन इफेक्ट, अरे वही मैग्नेटिक फील्ड वाला इफेक्ट, भूल गए क्या, स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इफेक्ट था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इफेक्ट है जीवन इफेक्ट, बात खत्म। अब देखो m का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, -l से +l तक, -l से +l तक, ठीक है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल से मानते हैं n1 यानी कि फर्स्ट सेल जिसका नाम क्या है के, तो उसमें कितना सब सेल होगा, 1 सब सेल होगा, पहले से जानते हैं। 1 सब सेल में कितना थी होगा, क्या बोलता है उसको, 1 सब सेल है उसका नाम क्या है, 0, अरे 0 था ना, भूल गए क्या, 0 से n-1 तक तो 0। उसके बाद वो जो 0 था वो क्या था, s था, पता है ना वो s था, 0 जब भी दिखेगा s, जब भी 1 दिखेगा तो p, 2 दिखेगा तो d, 3 दिखेगा तो f, बताए थे ना उस साइड में जो लिखा हुआ था, तो 0 था यानी कि वो s था। तो s में एक डब्बा होगा, s में कितना डब्बा होगा, एक डब्बा होगा। जब भी s दिखेगा ना आपको, s सब सेल का बात होगा, बुझ जाओ, एक तो डब्बा बना दो, एक s में एक की ऑर्बिटल होगा, s में कितना ऑर्बिटल होगा, एक, यहाँ पे लिख देते हैं s में कितना ऑर्बिटल, एक,
पी में कितना ऑर्बिटल बताओ जी, 3 ऑर्बिटल। sp_d, डी में कितना ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल। f में कितना ऑर्बिटल बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, ना हमको जल्दी चाहिए। 5 को हो गया ये 14 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल सॉरी। इस तरह से s एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल। यही है, यही बताना चाह रहे थे हम, बता भी दिए। आया समझ? तो वही तो है, ये सब देख रहे हैं बस। अब उसका नाम है ये, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में तो s आया, सेकेंड 1 है तो 1 को क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे थे, p से, तो p 3, याद है ना। p में कितना ऑर्बिटल हो सकता है, 3 ऑर्बिटल हो सकता है। -1 +1 0, देख रहे 3 को डब्बा, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, 3 डब्बा। 0 में फिर s होगा तो ऐसे तो 1 डब्बा होगा मात्र, वो भी 0 का डब्बा होगा। फिर 1 है तो 3 डब्बा बनेगा, 1 2 3 p होगा, याद आया, p 3। कौन कौन, -1 +1 0, 2 है तो बताए ना 5, अरे भैया 2 है तो इसको लिखो तो -l से +l तक, l का वैल्यू क्या आया 2 आया, तो -l से +l तक, तो 2 -2 -1 0 +1 +2 ऐसे लिखे। कितना है 1 2 3 4 5, 5 डब्बा, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, तो 5 और बैटल होगा डी सबसेल में। तो यही बात है भैया। अब आखिरी जो मेरा क्वांटम नंबर है वो कुछ और नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर है। साड़ी क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। क्या, जिससे, एस, सिद्धार्थ वाला एस से। ओके, ये क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बताता है। याद है तभी जो बोले थे कि एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ रह सकता है, बोले थे ना। हाँ वही स्पिन का बात कर रहे हैं हम लोग। ये ऑर्बिटल है आपके पास, इस ऑर्बिटल में क्या बोले 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब सही है। एक क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज है तो ना चली, एक एंटी क्लॉक दूसरा भी एंटी क्लॉक है तो भी ना चली। अरे अपोजिट बोल दिए, ये क्लॉकवाइज था ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब समझ गए होंगे। दोनों क्लॉकवाइज नहीं होगा ना, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, तब है वो दोनों वहां पर रह पाएगा। अरे कैसे बताए, बट अरे मतलब समझ जाओ यार। हाँ वही, हाँ जो सोच रहे हैं ना वही। हाँ तो एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, +-1/2, +-1/2। बहुत आदमी क्या बोलता है, +1/2 कुछ और नहीं क्लॉकवाइज होता है, -1/2 कुछ और नहीं एंटी क्लॉकवाइज होता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारा मन तुम जिसको मान लो, तुम्हारा मन है +1 को क्लॉकवाइज मानना, मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मानना तो भी मान सकता है, लेकिन दोनों को मत मान लेना। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज +1/2 को भी मान लिए, एंटी क्लॉकवाइज को भी +1/2 मान लिए ना। अगर एक को +1/2 माना है तो दूसरा को -1/2 मानना पड़ेगा। आया समझ? यही है प्रिंस स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हो गया खत्म। आज हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ देखा कि भैया ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या, सारा पोस्टुलेट देखे हमने उसका। फिर हमने देखा कि इतना बड़का जो रिजल्ट है 7 स्टेटमेंट का, ये कहाँ से आया। एक बात याद रख लीजिए, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था वो कोई एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट नहीं दिए थे, बहुत सारा साइंटिस्ट ने अपना अपना तर्क दिया, सबको कंक्लूड करके एक मॉडल बनाया गया, जिसका नाम रखा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, तो वो जो उतना बड़ा मेहनत था, उतना बड़ा 7 स्टेटमेंट था, वो 7 स्टेटमेंट के पीछे जो मेहनत था उसको हम लोग देखे। कैसे देखे, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन के बारे में पढ़े कि पहली बार ये इक्वेशन दिया, फिर उसको सॉल्व किया तो बहुत सारा इक्वेशन आया, हर एक सॉल्यूशन काम का नहीं था, तो कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूशन ही काम का था, और उस सेलेक्टिव सॉल्यूशन का हमने सेट बना लिया, उसका नाम दे दिया क्वांटम नंबर, और सारा क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। यानी कि आज बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में बात किए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग के बारे में बात किए। कल हम लोग बात करेंगे, आज तो हम देखें कि हाँ भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आज फाइंडिंग का बात किए, कहाँ मिल सकता है उसका बात किए। कल हम क्या बात करेंगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, कल उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।